लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी और मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही अमेरिका विश्व कप और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही देश 250वां स्वतंत्रता दिवस यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ मनाएगा। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि जब दुनिया अगले साल अमेरिका को देखे तो उसे ऐसा राष्ट्र दिखाई दे जो अपने नागरिकों के प्रति वफादार हो, अपने मजदूरों के प्रति ईमानदार हो, अपनी पहचान पर गर्व करे और अपने भाग्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए ईर्ष्या का कारण बनना होगा। Soon we will host the World Cup and the Olympics, both of which I got. But most importantly, we will celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence. There could be no more fitting tribute to this epic milestone than to complete the comeback of America that began just 1 year ago. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. We are respected again like we have never been respected before. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विविधता ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने गर्व जताया कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय रहें, वे विविधता का सम्मान करते हैं और स्थानीय संस्कृति और नियमों के साथ घुल मिल जाते हैं। साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा का जिक्र करते हुए कहा है कि ओमान से भी कई बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और इसे लेकर उत्साहित रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये चर्चा छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित है। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि यह चर्चा आपके काम आती होगी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, सभी को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है। साथियों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर प्रतिक्रिया दी।
उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरी पार्टी की राय नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार और सेना दोनों के साथ खड़े होकर अपना समर्थन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की काफी वाहवाह जो है देश में हुई थी, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कह रहे हैं कि पहले दिन ही एयरफोर्स जो है भारत का डाउन हो गया। अब एक आदमी ने ये बात की, अब इसको आप पूरी पार्टी पे डाल दो, वो भी गलत है। पार्टी की लीडरशिप ने नहीं कहा, ना राहुल गांधी ने कहा, ना प्रियंका जी ने कहा, ना खड़गे जी ने कहा। तो अगर एक शख्स ये कहता है, मुमकिन है ये उनकी जाती राय है, ठीक है, आप उनकी जाती राय है तो आप उनसे पूछ लीजिए। पार्टी ने ये नहीं कहा। पार्टी ने उस दिन, मुझे याद है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ भारत की हुकूमत के साथ बल्कि फौज और सेना के साथ जो है कांग्रेस जो है बराबर खड़ी रही, और वैसे रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहलगाम में जो हमला हुआ, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका जवाब देना ही था, और जवाब दिया गया। नीतीश कुमार के इस घटना को किस तरह से देखा? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि किसी महिला के कपड़ों को छूने या उन्हें जबरन हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। महिला डॉक्टर के हिजाब को नीचे करना सर, पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो क्या हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेना उचित है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि आजकल हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की नई परंपरा बन गई है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने खुद वोट चोरी की बात मान ली और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रति विधानसभा 84,000, तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर ली है तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी, ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? चलिए, बहुत धन्यवाद। उधर ही बैठा लेना, उनकी हम लोग मदद करेंगे। बीएलओ की 2 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके परिवार उनकी मदद करें। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। आयोग में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं उनका आम जनता अंदाजा भी नहीं लगा सकती।
अखिलेश यादव ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह सवालों के घेरे में है और सरकार इन अनियमितताओं पर पर्दा डाल रही है। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ? कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए? कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने संसद में हुए हंगामे पर कहा है कि जी रामजी योजना गरीबों को सशक्त करने और गांव व शहर के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चिराग ने कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और इसी सोच के तहत यह योजना बनाई गई है ताकि ग्रामीण भारत को मजबूत किया जा सके। लेकिन उन्होंने विपक्ष के रवैये को शर्मनाक बताया है। जी राम जी की योजना को लाया गया जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कीजिए, विरोध का अधिकार है आपको। अगर परेशानी है, अपनी परेशानी को आप व्यक्त कीजिए, ये अधिकार है आपको। पर मर्यादाओं को ध्वस्त कर कर आप अपनी सोच को बढ़ाना चाहें, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस तरीके से चेयर को आज अपमानित किया गया, जिस तरीके से कागज फाड़े गए, उसको हवा में उड़ाया गया, प्लेन बनाए गए कागज के, वो चेयर की तरफ फेंके गए। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद चेयर के सामने खड़े हो गए। इस तरीके से मर्यादाओं को तार तार करके आप अगर अपनी बातों को रखेंगे तो ये कतई परंपरा के अनुसार नहीं है और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको विधेयक को लेकर कोई चिंता है, आप अपनी बातों को रखिए। और कल 8 घंटे की चर्चा हुई है भैया, 99 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। पूरा मौका आपको दिया गया अपनी बात को रखने का, पर उसके बाद इस तरीके का आचरण ये गलत है, ये मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया, ये गलत। संसद में पेश किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लोकसभा में पास होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम इस बिल का पूरी तरह विरोध करेंगे, इससे मनरेगा खत्म हो जाएगा। 100 से 125 दिन के रोजगार का जो प्रावधान रखा गया है वह सिर्फ एक चालाकी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में यह योजना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों के पास इतना योजना का आर्थिक बोझ उठाने की क्षमता नहीं है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है,
और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें